जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जहाँ पर बंदा अकेला लड़ रहा हो, जिसकी पार्टी भी मजबूत ना हो, कोई इतनी खास सपोर्ट ना हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है इलेक्शन लड़ना। जब वही पुराने लोग रहेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? औरत के लिए उसके करैक्टर पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। हम अच्छे एक्टर नहीं हैं तो हम अच्छे सियासतदान ही नहीं। ये नहीं था कि सियासत करनी है और अपना नाम बनाना है, तो उनको मौलाना डीजल के नाम से पुकारा जाता है थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा। नाजरीन, आपको आपके प्रोग्राम अवाम पूछती है मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशो-खुरम गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की उम्मीदवार हैं, एक मोटरसाइकिल गर्ल भी हैं और पेशे के लिहाज से वकील हैं और एएनपी के टिकट से 2018 के इलेक्शन में वो एनए 155 उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा भी ले चुकी हैं, नशीन खान जतोई बलोच। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मैम, ये बताएं कि आपकी प्रोफाइल में और क्या कुछ पोशीदा है? पहले तो अब तक हमने यही देखा है कि आप मोटरसाइकिल गर्ल हैं, एएनपी की टिकट से आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और लाइब्रेरी सेक्रेटरी एचबीए मुल्तान की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा और क्या कुछ आपने पोशीदा रखा हुआ, ज़रा बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस पढ़ाई करने का शौक था कि मैं पढ़ लिख के अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। वकील भी मैं इसी वजह से ही बनी थी। वैसे तो मेरी पूरी फैमिली सियासत में है, लेकिन जो मेरे अंदर जज्बा था वो काम करके दिखाने का था। सिर्फ ये नहीं था कि सियासत करनी है और अपना नाम बनाना है, नहीं। मैं चाहती थी कि मैं अपने इलाके में बहुत कुछ कर सकूं। वो इस तरह मुमकिन नहीं था कि मेरे पास ना तो कोई इतनी पावर थी, ना कोई ओहदा था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एलएलबी कर लूं, तो वकील होने के नाते मैं कुछ कर सकती हूँ अपने मुल्क के लिए। वकील बनने के बाद भी मुझे लगा कि अभी तक मैं अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने सियासत में हिस्सा लिया। तो क्योंकि पहली बार था इसलिए कामयाबी मुमकिन नहीं, फिर भी पहली बार मैंने स्ट्रगल बहुत की। उसके बाद फिर सब वकला ने कहा कि आप ना हमारे वकला की सियासत में भी हिस्सा लें, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी इलेक्शन लड़ती हूँ, ताकि बाहर के अगर कुछ काम करूंगी तो तभी लोगों को पता चलेगा ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये अपना अब इलेक्शन लड़ रही हूँ लाइब्रेरी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का। सियासत में आपको आने का ख्याल कैसे आया? सियासत में वैसे तो बचपन से तो कुछ ऐसा ख्याल नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, अपने इलाके के लोगों के मसाइल देखे तो मुझे बड़ा दुख होता था। मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह लोगों की हेल्प कर सकूं, किस तरह लोगों के काम आ सकूं। उसके लिए वाहिद हल और वाहिद तरीका समझ लें कि यही था कि मैं सियासत में आऊँ, ताकि अगर मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात तो बन जाएंगे जिसकी बुनियाद पर मैं लोगों के काम आ सकूं। इलेक्शंस के दौरान कैंपेन भी चलाई हैं, तो एक औरत होने की हैसियत से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कैंपेन चलाते वक्त? पहली बात तो ये है कि औरत को एक नाजुक चीज समझी जाती है कि औरत कुछ इतना कर नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन में आपको बहुत सारे सपोर्टर चाहिए होते हैं। सपोर्टर से मुराद आपके लिए वर्क भी करें, वोट भी मांगे, इसके अलावा आपकी के लिए इन्वेस्टमेंट भी करें। अब मैं इतनी वो हूँ नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद से इतना पैसा लगाऊं। इतनी सपोर्ट भी नहीं हो सकी क्योंकि पहला इलेक्शन था, पहला तारुफ था, इस वजह से ये थोड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी मुश्किलात थी कि पार्टी बेस पे अब हमारा जो है ना यहाँ सिस्टम चल पड़ा। पार्टी अच्छी है, पार्टी का नाम है, पार्टी को लोग जानते हैं, फिर तो है, फिर कुछ आपकी सपोर्ट होती है, कुछ पार्टी की सपोर्ट होती है, कुछ लोगों की सपोर्ट होती है। जहाँ पर बंदा अकेला लड़ रहा हो, जिसकी पार्टी भी मजबूत ना हो, कोई इतनी खास सपोर्ट ना हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किए। बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो यही है कि आपकी एक तो पार्टी मजबूत होनी चाहिए, आपकी सपोर्ट मजबूत होनी चाहिए, फिर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, के अलावा नहीं बन। मैम, पेशे के लिहाज से आप वकील हैं, तो वकालत में फीमेल्स को आप कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि लेडीज को इतना कम्पिटेंट नहीं समझा जाता, केस इतने आते नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। आपको मनवाना पड़ता है कि आप एक अच्छी लॉयर हैं। अगर आप नहीं मनवा सकती तो फिर फील्ड में कोई खास वो नहीं, आपको एप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलती। हाँ, छोटी मोटी चीजें जैसे कमीशन मुकर्रर हो जाते हैं या कहीं से थोड़ी सी वो ऑक्शन वगैरह मिल जाए, तो यहाँ से काम चलता रहता है,
लेकिन मेन जो केसेस होते हैं ना, बड़े केसेस, वो नहीं प्रेफर किए जाते हैं, मतलब कि लेडीज। लेकिन वही बात आ जाती है कि मेहनत करनी पड़ती है, आपको मर्द के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना पड़ता है, फिर जाके आपका काम बेहतर होता है, वरना नहीं। बेनज़ीर भुट्टो को आप किस नज़र से देखती हैं? क्या उनसे इंस्पायर होकर आप सियासत में आई हैं? उनसे बचपन में तो मैं बहुत देखती थी उन्हें, और उसके बाद काफ़ी जब मैं खुद इस फील्ड में आई ना, तो तब मुझे पता चला कि एक औरत को कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कितना इस चीज़ को वो किया होगा। और बल्कि जब उनके खिलाफ इतनी मुखालफतें चली, इतना उनके खिलाफ प्रोपागंडे हुए, तो अब जब मैं खुद इलेक्शन में कंपेन कर रही हूँ, तो अब बहुत ज़्यादा एहसास होता है। पहले शायद इतना एहसास नहीं होता था, क्योंकि कभी हम एक एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे थे। अब मुझे खुद वो सारा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एक औरत के लिए उसके करैक्टर पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, और जब एक करैक्टर पर कीचड़ उछाला जाता है, तो वो एक समझे कि हॉट टॉपिक बन जाता है सबके लिए। वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी। तो वो मज़े ले लेकर उनको मतलब कि बात करनी, फिर अगर थोड़ी सी बात है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो औरत के लिए सियासत करना, वकालत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन जो अगर इन मुश्किलात को नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं समझती हूँ वो फिर सियासत में ना आए, ना ही वकालत में आए। आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हैं, तो लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हैं जो दूसरे वकीलों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो? देखिए, लाइब्रेरी में हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। हमारा काम ही बुक्स के साथ रिलेटेड है। अगर बुक्स नहीं होगी वहाँ पर, या उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, तो उसका फिर हमें इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसमें इम्प्रूवमेंट कई लिहाज से हो सकती हैं। जैसे हमारी ई लाइब्रेरी है, आप वेबसाइट्स खोल लें, उसमें से आपने कोई भी कोई भी अथॉरिटी निकालनी हो, आपको आराम से मिल जाएगी। कोई भी लॉ निकालना हो तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं लाइब्रेरी में बैठ के, एक पुरस्कून माहौल आपको चाहिए होता है। उसके लिए अगर गर्मियाँ हैं तो एसी वगैरह, अगर सर्दियाँ हैं तो हीटर वगैरह का इंतज़ाम, ताकि आप सुकून से वहाँ पर पढ़ सकें। तो बुक्स भी होनी चाहिए, और हमारे रिसाले आते हैं मंथली, वो लगवाना। मतलब जो चीज़ें आप एक वकील को दस्तयाब होनी चाहिए, वो वहाँ पर जो है ना, फंडिंग, पहली बात तो ये होती है कि फंडिंग अगर हो तो फिर आपको बुक्स मिल सकती हैं। 2018 में आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अगले इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं कोई? इंशाल्लाह पार्टी मेरी अभी मेरे साथ खड़ी है, और एमपी के टिकट से ही? देखिए वो तो मुस्तकबिल की बातें हैं, लेकिन अभी तो मैं एनपी के साथ ही हूँ। अभी बल्कि हमारा 9-10 को इजलास भी है पेशावर में, मैंने उधर भी जाना है इंशाल्लाह। और हर इजलास को मैं अटेंड करती हूँ, और वहाँ पर जो भी मतलब के होती हैं सजेशंस वगैरह, वो भी मैं उनको देती हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और ख़ुसूसन हमारे साउथ पंजाब में यहाँ पर एएनपी के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए गए थे। ये बहुत पहले बहुत उरूज पर थी हमारी पार्टी, लेकिन अब जब दहशतगर्दी का शिकार हुई, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, तो हमारी पार्टी थोड़ा पीछे चली गई। अब खैर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आपके मुताबिक अवाम के कौन से मसाइल की शरह ज़्यादा है जो वो अदालत तक लेके आते हैं? हमारे इधर फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं सोचती हूँ कि ये इसकी शरह अब कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे डिवोर्स केसेस हो गए, इसी तरह हक महर के हो गए, और नान नफ़का मतलब मेंटेनेंस का हो गया। यहाँ पर जो बेरोज़गारी है ना, उसकी वजह से ये मसाइल ज़्यादा हुए हैं। बेरोज़गारी की वजह से घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, खर्चा ना देना, बच्चों के साथ अच्छा सलूक ना करना, फिर इस तरह डिवोर्स केसेस और जो है खर्चे के, वो बहुत ज़्यादा है। मेरा अगला सवाल ये है कि सराकिस्तान सूबे के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बनना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली बनना चाहिए, क्योंकि हम जो वकला है ना, हम चाहते हैं हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट होना चाहिए, उसके लिए भी, और एक हमारा रेवेन्यू बोर्ड। आपको शायद पता होगा कि हमारा जो 80% रेवेन्यू है, वो हमारे इधर से ही जाता है, सराकी सूबे से ही जाता है, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी अपनी सीटें हो, हमारे यहाँ पर अपने जजेस हों, यहीं से जजेस बने। तो हमें वो कोटा नहीं मिलता। हम इसीलिए मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि हमारा अपना सूबा होना चाहिए, सराकिस्तान सूबा होना चाहिए। तो हम इसके लिए काफ़ी तहरीकें भी चलाते रहते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी दौरे हुकूमत में ही शायद बन जाए। सराकिस्तान के हक में आप, तो सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से क्यों नहीं आप इलेक्शन लड़ती? अभी देखिए, अभी तो हमारी ये तहरीक ही कंप्लीट नहीं हो पा रही। जब हमारा सूबा बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये हम
इसको नेशनल लेवल पर ले जाएंगे। जब नेशनल लेवल पर जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगी। पीटीआई की आप जाली हैं, तो पीटीआई में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की आपने? जियाली थी मैं, अब तो नहीं। अब तो मैं एएनपी में हूँ, मेरा बहुत अच्छा ओहदा है, इसमें मैं नायब सदर हूँ वीमेन विंग की, यहाँ साउथ पंजाब की। पीटीआई हमारा क्योंकि एक जी वो इसलिए डाइवर्ट हुआ कि पीटीआई का जो स्लोगन था कि गुर्बत हम मिटाएंगे और तब्दीली लेकर आएंगे, तो मुझे उसी दौरान ही पता चल गया कि ये जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं इन्होंने कभी इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने देनी। जब वही पुराने लोग रहेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? या तो ये नए लोगों को आगे लेकर आते, नए लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दिया। जब नए लोग आते तो वो नए आइडियाज़ लेकर आते, जब नए आइडियाज़ ही नहीं है तो फिर कैसे? मुझे तो अब अभी तक देखें 2.5 साल गुजर गए हैं, अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मे भी मुस्तकबिल में बहुत अच्छे काम कर जाए, मे भी कुछ हो रहा हो बैक द स्क्रीन, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा। चलें ठीक है मैम, हमारा टी10 के नाम से एक सेगमेंट होता है, तो कुछ शख्सियात के मैं लूँगी नाम, तो सबसे पहला जो ख्याल आएगा ना आपने वो मुझे बता देना। तो आप शुरू करें। जी, नईम बुखारी। बहुत अच्छे लॉयर हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, और मेरी काफ़ी बार मुलाकात भी हो चुकी है यहाँ हमारे मुल्तान में भी, लाहौर में। आसिफ अली जरदारी। वो भी अच्छे इंसान हैं, बस कुछ गलत इमेज तो डाला हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनका दौरे हुकूमत काफ़ी बेहतर रहा है, इस वजह से मैं समझती हूँ वो एक अच्छे इंसान हैं। मलिक रियाज। वो भी हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा वैसे सरमाया है, क्योंकि मैं जाती रही हूँ यहाँ हमारे निश्तर हॉस्पिटल में, जो वो खाना देते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक अपनी सोसाइटी भी बनाई हुई है गरीबों के लिए, तो इनके बहुत अच्छे काम हैं जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बाकी तो सियासत है, वो उसमें चलता रहता है, हर किसी पर एलिगेशन आते रहते हैं। फजलुर रहमान। उनके हवाले से तो जब हमारी वकला की गपशप होती है तो उनको मौलाना डीजल के नाम से पुकारा जाता है, थोड़ी हंसी भी आती है। बाकी वो भी ठीक है, उनके भी बड़े जियाले हैं यहाँ पर, मैंने देखा है। राना फराजनू। वो तो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, हमारे सराकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करें, और जहाँ भी वो खड़े होते हैं हम उनके साथ ही खड़े होते हैं। जहाँ भी कोई रैली करनी होती है, जहाँ भी हमने मुजाहरा करना होता है सराकी सूबे के हवाले से, वो बहुत स्ट्रगल करें, और बहुत सालों से, तकरीबन वो 10 साल से इस तहरीक को चला रहे हैं। जब इनकी ये यूथ पार्लियामेंट थी मैंने तब ज्वाइन किया था, अब 10 साल से मैं उनके साथ वर्क कर रही हूँ। साकिब निसार। साकिब निसार साहब, मेरा एक अपना ज़ाती केस था, उसमें साकिब निसार साहब ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया था, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमारा वकला का जो एक इमेज था ना वो बहाल किया, इस वजह से हम वकला बहुत उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी वजह से जो तहरीक चली थी, जो वकला ने उनके लिए लॉन्ग मार्च किया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि हम वकला के लिए किया है, इसलिए अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी भी अच्छी है, लेकिन अभी इतना रूज पर नहीं है। अताउल्लाह ईसा खान खेल। वो उनके गाने तो मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, अभी भी बहुत शौक से सुनती हूँ, और हर ट्रक में, हर बस में तकरीबन उन्हीं के ही गाने चल रहे होते हैं। बाबर रहमान। बाबर रहमान साहब, वो भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समझेंगे मैं उन्हें, ये कहें कि इतना ज़्यादा आइडियल जैसे होता है बंदे का, इतना वो नहीं है। साइमा। साइमा कौन से वाली? फिल्म स्टार साइमा, हाँ उनकी फिल्में बड़ी अच्छी रही हैं, मैं बचपन में भी देखती रही हूँ, तो अभी तक हाँ अभी कुछ ड्रामे भी उनके जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रोल होता है उनका, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस हवाले से। अगला है, अगर ये ना होते तो क्या होते प्रोफेशन के हिसाब से? तो शुरू करें। कुछ शख्सियात के नेम लूँगी तो बताना है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी। अगर वो सियासतदान ना होते तो बहुत अच्छे प्रोफेसर होते। यूसुफ रज़ा गिलानी। अगर वो सियासतदान ना होते तो बहुत अच्छे एक्टर होते। हाँ मुझे लगता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है ना कि उन्हें मीडिया में उसमें होना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। आसिफ सईद खोसा। आसिफ सईद खोसा साहब अगर मतलब कि जस्टिस ना होते तो वो बहुत अच्छे, मैं समझती हूँ, सियासतदान होते, क्योंकि उन्हें बोलना बहुत अच्छा आता है, और मैंने सुना हुआ है ना, इस वजह से। अब्दुल लतीफ़ खोसा। अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब, वो भी हमारे बहुत अच्छे लॉयर हैं और अच्छे सियासतदान भी हैं। अगर ये ना होते तो मैं समझती हूँ वो भी किसी यूनिवर्सिटी के डीन होते या प्रोफेसर होते। शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी साहबा, वो उनका भी मुझे यही लगता है कि उन्हें वो बहुत अच्छा बोल लेती हैं,
तो जो बहुत अच्छा मैं समझती हूँ बोल लेता है या बोल लेती है, तो उसे ज़रूर मीडिया में होना चाहिए, उनका ये प्रोफेशन होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा एक्ट कर सकता है मैं समझती हूँ वो मीडिया के लिए सूटेबल होता है। मरीम नवाज। मरियम नवाज शरीफ साहबा अच्छी सियासतदान है, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। अगर अगर ना होती तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, हाँ वो भी तकरीबन एक्टर ही होते हैं। उनकी जो वो है एक्टिंग है बड़ी अच्छी होती है, मज़ेदार होती है। सिराजुल हक। सिराजुल हक साहब अगर मतलब सियासतदान ना होते तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते, क्योंकि उनका जो अल खिदमत सेंटर है बहुत अच्छा जा रहा है, मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छा वर्क है इनका। तो अवामी जज्बा बहुत है उनके अंदर, लेकिन वो सियासी गट्स नहीं उनमें, मुझे नहीं लगता उनको। वो बहुत जैसे ईदी साहब थे, वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, एक मसीहा हैं वो, बहुत अच्छे इंसान हैं। इमरान खान। इमरान खान बचपन से तो मेरे हीरो थे। अब वो जब महंगाई का सुनती हूँ तो फिर हाँ, ये अगर ना होते तो ये भी एक्टर ही होते हैं फिर, जैसे वो बातें करते हैं तो एक्टर ही होते हैं, जाहिर एक्टिंग ही करते हैं। सियासत में लोग एक्टिंग ही करते हैं, सियासत में भी और वकालत में भी। हम अगर अच्छे एक्टर नहीं हैं तो हम अच्छे वकील ही नहीं हैं, हम अच्छे एक्टर नहीं हैं तो हम अच्छे सियासतदान ही नहीं। वही अच्छा सियासतदान है जो बहुत अच्छा एक्टर है। आरिफ लोहार। आरिफ लोहार सिंगर तो बहुत अच्छा है, एक्टिंग में थोड़ा फ्लॉप हो गया था, बस सिंगर ही, वो सिंगर ही अच्छा है, वैसे इंसान भी बहुत अच्छा है। नशीन बलोच। मैं अगर इस फील्ड में ना होती तो मैं भी एक्टिंग में होती। तो मैं भी किसी उसमें मीडिया के उसमें होती। एक प्रोफेशन और एक ऐड हो गया। हाँ जी, और मैंने काम किया भी है, लेकिन थोड़ा वर्क किया है। एक्टिंग के हवाले से भी हमने कुछ क्लिप बनाए हुए हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो नाजरीन, अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे हबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आपका हमें नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।